बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 केमिस्ट्री सेकंड है, न्यू बुक चैप्टर 17। तो उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करना है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में तमाम हेडिंग्स को हमने कवर करना है और एक डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कैसे होती है। सर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, तो सॉलिड फॉर्म में है एनहाइड्रस है। तो एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट को हम हीट करते हैं, तो इसको हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोजेज इनटू मैग्नीशियम +2 आयंस एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को हमने हीट किया, एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट था, हीट किया तो ये हमारे पास आयंस मिले। तो दे आर सिंपल आयंस। अब सर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सर देखिए इसी मैग्नीशियम सल्फेट को हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। ये मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है। तो सर वाटर में अगर मैं इसको डाल दूँ मैग्नीशियम सल्फेट को, तो फिर क्या होगा सर, फिर आपके पास हुई कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम जो है वो आपका बनेगा सेंट्रल मेटल, मैग्नीशियम ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, और वाटर के जो है मॉलिक्यूल इस सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड कर लेंगे। तो किस तरह से, इस तरह से देखें, यहाँ पे H2O आ जाएगा, एक H2O इधर आएगा, एक H2O इधर आएगा, एक H2O यहाँ पे आ जाएगा, एक H2O यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे। तो ये 6H2O यानी आपके पास एक्वा कहते हैं हम वाटर को, एक्वा। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको, मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल था, सेंट्रल मेटल एटम, इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिया। अब स्टूडेंट 6 वाटर मॉलिक्यूल सबके पास क्या है, लॉन पेयर। ऑक्सीजन के पास आपको 2 लॉन पेयर होते हैं। तो ये जो लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये तमाम जो वाटर हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे विद दिस सेंट्रल मैग्नीशियम मेटल एटम। तो देखें स्टूडेंट इस तरह से एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये दूसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये आपके पास चौथा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये 5th, और ये आपके पास 6th। तो ये 6 जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशी है। तो ये आपके पास हो गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा स्टूडेंट। वाटर जो है, वाटर इज अ लिगेंड, इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी भी कहते हैं वाटर को, इसे लिगेंड भी कहते हैं, और ये सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें चार्ज कितना आएगा, वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो मैग्नीशियम पे जो चार्ज है वही इसके ऊपर चार्ज आएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे हम, तो +2 इसके ऊपर चार्ज आएगा। और साथ में सल्फेट बिल्कुल वैसे ही साथ आप लिख दें SO4 2 नेगेटिव। तो सर ये जो है ना, ये वाला हमारा है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो अब सर इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें इसका नाम हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्यों, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर को एक्वा कहते हैं। तो हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की 2 होती है उसकी ऑक्सीजन स्टेट, तो 2, और साथ में ये आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर एंड में आएगी सल्फेट। तो ये स्टूडेंट इसका पूरे कॉम्प्लेक्स का नेम है, हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम 2 सल्फेट। तो अब स्टूडेंट इसी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन की। तो स्टूडेंट देखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, हम कहेंगे अ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, अ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन in which
सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड टू नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी इसमें एक सेंट्रल एटम होता है, तो मैग्नीशियम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सराउंडेड बाय, और उसको घेरा होता है, किसने घेरा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है, सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। और कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ये वाटर जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी है, और इसको हम लिगेंड भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप याद करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद इसी एग्जांपल को लेके हम ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट टर्म क्या है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम क्या है। तो स्टूडेंट ये जो मैग्नीशियम है ना, इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नीशियम है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और ये एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, उसे हम लीविस एसिड, तो उसे हम लीविस एसिड बोलते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और उसे हम लीविस एसिड भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो इन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स, इन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। और लिगेंड जो है ये क्या होते हैं, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ये लिगेंड्स हैं ये। तो ये लिगेंड्स हैं, इनको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लिगेंड्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो हम इन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जो लिगेंड्स हैं स्टूडेंट, इनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे देखें वाटर है, तो वाटर को हम कहते हैं ये आपका ये न्यूट्रल लिगेंड है, एक तो न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, दूसरा ये एक लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ऐसा लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड आ गया। उसके बाद स्टूडेंट कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें, तो उसे हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। और इस तरह स्टूडेंट अगर कोई लिगेंड 2 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो ये स्टूडेंट ये लिगेंड्स की टाइप्स हैं, ये लिगेंड्स के 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेशन। उसके बाद ये लिगेंड्स होते हैं ना, ये लिगेंड्स हैं, ये आपके पास न्यूट्रल भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो ज़्यादातर ये न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की। तो भाई ये लिगेंड्स को अगर हम करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, तो लिगेंड्स जो है आपके पास, लिगेंड जो है आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, और आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, तो ये ज़्यादा होते हैं, और रेयर केसेस में पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी हमारे पास होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का, जो सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल मेटल एटम, इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और हम कैसे डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जितने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रहा है तो उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। या फिर हम कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो है जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सर इस कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। तो इस स्पेसिफिक इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां मैं लिख देता हूं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इस स्पेसिफिक एग्जांपल में 6 है। और नॉर्मली स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितने होते हैं, आमतौर पे यूजुअली जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 4 या 6। तो ये होते हैं हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ये हमारे पास होते हैं 2, 4 और 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है जो हमने देखने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इसमें ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें ब्रैकेट में आप जो लिखते हैं ना उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर वाले इसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर।
तो इस टिपिकल एग्जांपल में ये जो हिस्सा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये बाहर जो सल्फेट है ये है आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो एक चीज और ध्यान में रखें, जितना पॉजिटिव चार्ज है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा आयोनाइजेशन स्फीयर पे। या सम केसेस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो उस जो आयोनाइजेशन स्फीयर है उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आयोनाइजेशन स्फीयर पे होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आयोनाइजेशन स्फीयर पे होगा। ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, एक पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, तो कॉम्प्लेक्स में जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। मोस्टली कॉम्प्लेक्स जो टोटल कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो आयोनाइजेशन स्फीयर भी हो, तो उसमें हमारे पास चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है कॉम्प्लेक्स का। और सम टाइम जो है आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जिनमें जस्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है, आयोनाइजेशन स्फीयर होती ही नहीं, तो वहां पे चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो सर नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट हमने जो देखनी है टर्म वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स। तो सर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन ये जो है ना, ये टेंडेंसी ट्रांजिशन मेटल्स में, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आयंस बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। जो आपके पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के पास, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन metals have a great tendency to form complex ions। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी तो है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं ग्रुप 2, हमारे चैप्टर का नाम है ग्रुप 2। तो हमने यहाँ डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स आयंस ऑफ ग्रुप सेकंड ए। तो अगर हम ग्रुप सेकंड ए के कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करें ना, तो उनमें क्या हमारे पास ट्रेंड है, तो उनमें हमारे पास यह है कि ये आपका होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये हमारे पास ग्रुप 2 है। तो उसमें ग्रुप 2 में ऐसा होता है कि ये आपका जो बेरिलियम है, बेरिलियम का स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, तो स्मॉल साइज और बहुत ज्यादा लार्ज चार्ज डेंसिटी होने की वजह से बेरिलियम में सबसे ज्यादा एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करने की। अगर हम ग्रुप 2 को देखें, अब ग्रुप 2 में बेरिलियम में सबसे ज्यादा एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की। दूसरे नंबर पे कौन है? मैग्नीशियम। तो ये दो जो है इनका साइज रिलेटिवली स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो ये बनाते हैं। उसके बाद जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, तो ये बहुत ज्यादा मिकदार में तो नहीं बनाते कॉम्प्लेक्स आयंस, लेकिन जब ये बनाते हैं ना कॉम्प्लेक्स आयंस, तो इनके पास ये जो लिगेंड होता है, जो इन्हें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है लिगेंड, तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के साथ ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसके साथ पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ, तो ये इनकी में खासियत होती है। और इतने ज़्यादा तो नहीं बनाते, लेकिन पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम का एग्जांपल हमने देख ली, हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम 2 सल्फेट, ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। अब मैग्नीशियम का बेरिलियम जो है, बेरिलियम सबसे ज़्यादा एबिलिटी है कि वो बनाता है। तो बेरिलियम के एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे सामने स्टूडेंट बेरिलियम की एग्जाम्पल, BeH2O4+2, यानी ये आपके पास इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, जस्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ही मुश्तमिल हो सकता है कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसका नाम क्या है? बेरिलियम। तो टेट्रा एक्वा, 4 वाटर है तो क्या होगा? टेट्रा एक्वा। बेरिलियम 2 आयन, तो स्वयं इसे कहेंगे बेरिलियम और 2 उसकी ऑक्सीजन स्टेट है बेरिलियम की, 2 आयन। तो टेट्रा एक्वा पहले लिखेंगे, इसका नाम, लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो टेट्रा एक्वा, 4 लिगेंड्स हैं हमारे पास और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, वाटर का न्यूट्रल लिगेंड। तो टेट्रा एक्वा, तो बेरिलियम एज इट इज बेरिलियम और उसकी ऑक्सीजन स्टेट और एन में आयन। तो ये जो हमारे पास होता है सुना बेरिलियम हेक्सा एक्वा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? ये सुना हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो बेरिलियम, तो ये आपके पास वाटर, एक वाटर, ये दूसरा वाटर,
ये तीसरा वाटर और ये चौथा वाटर। तो यूँ स्टूडेंट आपके पास ये है बेरिलियम, ये टेट्रा एक्वा बेरिलियम 2 आयन। तो ये क्या है ज्योमेट्री, ये हमारे पास कौन सी शेप है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसके ऊपर पूरे पे चार्ज कितना है जी, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो बेरिलियम का चार्ज कितना है +2, तो +2 चार्ज ऊपर आ जाएगा। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। इधर स्टूडेंट नेक्स्ट ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब जो आपका लिगेंड है ना उस पर नेगेटिव वन चार्ज है, OH हाइड्रोक्सी लिगेंड पे नेगेटिव वन चार्ज होता है। तो बेरिलियम में +2, 4 हाइड्रोक्सी है तो -4 चार्ज 4 हाइड्रोक्सी में, बेरिलियम में +2 तो ओवरऑल चार्ज -2। तो इसका नाम क्या होगा, टेट्राहाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी टेट्राहाइड्रोक्सी। तो स्टूडेंट अब इसे बोलेंगे ब्रिलेट, बेरिलियम नहीं बोलेंगे, इसे ब्रिलेट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास लिगेंड जो है वो आपका नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड है तो आपका जो मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है, उसके नाम के एंड में 8 आए, तो ब्रिलेट 2 आयन आपका नाम हो गया। इधर BeF4, अब BeF4 बेरिलियम +2 है, और फ्लोराइड जो है ना, फ्लोराइड ये भी आपका नेगेटिव लिगेंड है। तो आपको पता फ्लोराइड पे नेगेटिव वन चार्ज होता है, तो 4 फ्लोराइड हैं तो 4 नेगेटिव 4 चार्ज, और B पे +2 चार्ज तो -4 और +2, ओवरऑल -2 चार्ज आ गए। अब यहाँ पे भी आपका नेगेटिव लिगेंड है, तो नाम देखेंगे टेट्रा फ्लोरो ब्रिलेट 2 आयन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है बेरिलियम के कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स साइंस, और ये हमने उनका स्ट्रक्चर देख लिया बेरिलियम का, ये हमने मैग्नीशियम का देख लिया। तो सर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये आपके पास कैसे बनाते हैं, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब सर उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो सर हमारी बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल मौजूद है इसकी, तो वो क्या है, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स। यानी कैल्शियम जब जुड़ेगा EDTA के साथ, सो ये कैल्शियम पे +2 ऑक्सीजन स्टेट, EDTA -4 इस पे चार्ज होगा, और ये जब जुड़ेंगे दोनों कैल्शियम EDTA, तो ऐसे आप इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो +2 और -4 ओवरऑल -2 चार्ज आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है EDTA कॉम्प्लेक्स। तो उसमें अब नेक्स्ट देखिए EDTA क्या होता है। EDTA को आप नाम याद करेंगे, EDTA होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा, और ए से एसिटिक एसिड। तो ये नाम है EDTA का, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, और साथ कैल्शियम जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स है ना आपका EDTA बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका हम स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि EDTA की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट अगर हम स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहें तो देखें बहुत ही आसान है। इथाइलिन बनाएं पहले, इथाइलिन। तो उसमें इथाइलिन कैसे होता है हमारे पास, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, लेकिन हमने इसको अटैच करना है अपना डाइअमाइन के साथ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है इथाइलिन। तो डाइअमाइन से जोड़ना है तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, तो ये हो गया इथाइलिन। अब इस तरह लिखना है इसको। अब यहाँ पे अमाइन लगाना है ना हमने, NH2 NH2, तो ये दो हमने क्या लगा दिए, अमाइन। अब अमाइन जो है ना, अमाइन के साथ हमने क्या जोड़ना है, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इस नाइट्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ 2 एसिटिक एसिड जुड़ेंगे, और इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 एसिटिक एसिड जुड़ेंगे। तो अब आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 हाइड्रोजन फिर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव होंगे 2 हाइड्रोजन, तो फिर ये स्टेशन होगी। अब इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से हम 2 एसिटिक एसिड कंबाइन करेंगे। और सर एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। तो अब एसिटिक एसिड 2 यहाँ लगाने हैं, 2 यहाँ लगाने हैं, तो एसिटिक एसिड जब लगाएंगे ना तो ये CH3 नहीं रहेगा, जब नाइट्रोजन के साथ जोड़ेंगे इसको तो ये CH3 नहीं रहेगा, ये CH2 बच जाएगा। और हमने कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका, एसिटिक एसिड का, तो ये H यहाँ से निकलेगा, H नहीं होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा कैल्शियम के साथ, तो 4H रिमूव होते हैं। तो अब देखें किस तरह जोड़ेंगे हम। तो इथाइलिन था,
साथ में डायमाइन, उसके 2 हाइड्रोजन हटा देंगे। अब देखिए इसको जी, अब यहाँ पे देखें हम इसको एक लिखेंगे CH2, ठीक है जी, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। H हमने नहीं लिखना, वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। इतना यहाँ पे भी इसी तरह से हम कहेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम कहेंगे ये आ गया आपके पास, ये हमारे पास इस तरह इधर लगा दो O नेगेटिव। तो ये 2 हो गए, हमने इस नाइट्रोजन के साथ 2 लगा दिए एसिटिक एसिड, इसके साथ भी 2 लगाने, एक इधर लगा दें CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव, और एक नीचे लगा दें CH2, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप करें C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कर दें आप O नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट हमने बना दिए। इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 जोड़ दिए एसिटिक एसिड, इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 एसिटिक एसिड हमने जोड़ दिए। अब कैल्शियम को दरमियान में लिख लें, कैल्शियम को लिख लें दरमियान में। अब देखें जी, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा नाइट्रोजन ये दूसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उसके O नेगेटिव के साथ ये तीसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इस O नेगेटिव के साथ चौथा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ पांचवा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और इसके साथ छठा कोऑर्डिनेट। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स का ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो कैल्शियम और EDTA के जुड़ने से बनता है कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट ये देखें EDTA में -4 चार्ज क्यों है? तो देखें ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1, इस पे -1, -1 और -1, 4 ऑक्सीजन है, उन पे -1 चार्ज था। ये जुड़ने से पहले, कंबाइन होने से पहले, जब कैल्शियम से नहीं जुड़ा था EDTA, तो 4 ऑक्सीजन थे, उन पर -1, -1, -1, -1 चार्ज था, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 1 बॉन्ड बना रहा था, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये सारी बातें तो आपको पता है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स। अब से देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं। EDTA बहुत ही यूजफुल चीज़ है हमारे पास, तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो सर ये आपके पास सोडियम EDTA, ये हम यूज करते हैं फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम EDTA को इस्तेमाल करते हैं। अब सर आपको पता है हार्ड वाटर में कैल्शियम के आयंस होते हैं, मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। अगर हार्ड वाटर को आप सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? सोडियम EDTA डिजोल्व कर देते हैं। तो वहां से क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं, सोडियम वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और EDTA जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को आयंस को अपने साथ अटैच कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होते हैं। EDTA कैल्शियम कॉम्प्लेक्स होता है, ये फिर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं और पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गई EDTA की, सोडियम EDTA की। तो अब दूसरी एग्जांपल क्या है? अगर बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम है, कैल्शियम आयन ज़्यादा हो गए बॉडी में, तो फिर भी हम मेडिसिन के तौर पे भी EDTA को हम यूज़ करते हैं। सोडियम EDTA एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिससे बॉडी में कैल्शियम रिमूव होता है। तो सिर्फ 2 इसकी एप्लीकेशन हो गई EDTA की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल बातें। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।